गुड मॉर्निंग, नमस्कार। इसके पहले हम लोग रक्त एक टॉपिक पढ़े थे, उसके आगे आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसी में कुछ क्वेश्चन जो थे छूट गए थे, इस वीडियो में हम उस सभी क्वेश्चनों को क्लियर करेंगे। यानी कि हम बात करेंगे आज रक्त समूह की। पहले क्या होता था कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होता था, किसी मरीज को ब्लड की आवश्यकता होती थी, तो डॉक्टर किसी का ब्लड जब दूसरे व्यक्ति को चढ़ाता था तो ब्लड ग्रुप के न मिलने की वजह से उस कई सारे मरीजों की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन अगर हम बात करेंगे रक्त समूह की, तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा 1900 में रक्त समूह की खोज किया गया था। तो रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। रक्त समूह की खोज के लिए कार्ल लैंड स्टीनर को 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो अगर कभी पूछा जाए कि कार्ल लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था, तो 1930 में कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा रक्त समूह की खोज कब हुआ था? तो 1900 में हुआ था। रक्त में भिन्नता का कारण क्या है? तो रक्त में भिन्नता का कारण यानी रक्त के भिन्न होने का कारण क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन है। रक्त में ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में भिन्नता होती है। ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन भी कहा जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहा जाता है। रक्त में भिन्नता का कारण कौन सी प्रोटीन है या क्या है? तो ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में भिन्नता होती है और ग्लाइकोप्रोटीन को ही एंटीजन कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रक्त में भिन्नता का कारण एंटीजन होता है। अगर हम बात करते हैं रक्त समूह की, तो रक्त समूह 4 प्रकार के होते हैं और एंटीजन जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। यानी कि रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। ए बी और ओ प्रकार का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। तो रक्त समूह ए में एंटीजन ए पाया जाता है और रक्त समूह बी में एंटीजन बी पाया जाता है। रक्त समूह ए और बी में एंटीजन ए और बी दोनों पाया जाता है। और जो रक्त समूह ओ होता है, इसमें कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है। कोई एंटीजन ओ में नहीं पाया जाता है। अब क्या होता है कि ओ में कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है, तो यही कारण होता है कि यह ओ ग्रुप वाला जो होता है यह सर्वदाता कहलाता है। ओ ग्रुप वाले का जो ब्लड होता है वह किसी को भी दिया जा सकता है। ए बी में क्या होता है, जो ए बी ब्लड ग्रुप होता है उसमें एंटीजन ए भी पाया जाता है और बी भी पाया जाता है। इसीलिए जो ए बी होता है वह सर्वग्राही होता है। तो कौन सा सर्वग्राही रक्त समूह है? तो ए बी। सर्वदाता कौन सा है? तो ओ है। किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है? तो जो ओ होता है इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। और किसमें पाया जाता है? तो ए बी में ए और बी दो इसमें पाया जाता है। उसके बाद किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है? किसमें एंटीबॉडी पाया जाता है? तो जो सर्वदाता है ओ ग्रुप है, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है। लेकिन जो सर्वग्राही है ए बी है, इसमें एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। जो सर्वग्राही है उसमें एंटीजन पाया जाता है, लेकिन जो सर्वदाता है उसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है। यानी ए बी में एंटीजन पाया जाता है लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ओ जो है सर्वदाता, इसमें एंटीबॉडी पाया जाता है लेकिन एंटीजन नहीं पाया जाता है। अगर सवाल पूछा जाए एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो सीरोलॉजी
सीरोलॉजी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें एंटीबॉडी और एंटीजन का अध्ययन किया जाता है। आगे अगर बात करते हैं, कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर इन दोनों ने मिलकर 1940 में RH तत्व की खोज किया था। रक्त में ही RH तत्व होता है। RH तत्व की खोज किसने किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर के द्वारा 1940 में किया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए रक्त परिसंचरण, अगर बात किया जाए कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने किया था, तो रक्त परिसंचरण की खोज किया था विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे के द्वारा रक्त परिसंचरण की खोज हुआ था। RH तत्व या RH फैक्टर की खोज कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। सबसे पहले इसकी खोज इन्होंने रिसस नामक बंदर में किया था। रिसस नामक बंदर में कार्ल लैंडस्टीनर और वीनर ने रिसस नामक बंदर के खून में RH तत्व की खोज किया था। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर के द्वारा 1900 ईस्वी में किया गया था। शरीर, हृदय और फेफड़ा। शरीर से हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहा जाता है? तो सीरा कहा जाता है। शरीर से हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और ये जो होता है अशुद्ध रक्त होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। यानी जो सीरा होता है वह अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय की तरफ लेकर जाता है। हृदय से फेफड़ा की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को पाल्मोनरी धमनी कहा जाता है। पाल्मोनरी धमनी कहा जाता है। और पाल्मोनरी धमनी जो होती है ये भी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में प्रवेश कराती है। यानी शरीर से हृदय में रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? सीरा कहते हैं। और जो सीरा होता है वह अशुद्ध रक्त यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वाले रक्त को शरीर से हृदय में प्रवेश कराती है। लेकिन हृदय से फेफड़ा में रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो पाल्मोनरी धमनी कहते हैं। और पाल्मोनरी धमनी जो होती है यह अपवाद होती है, यह अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा में लेकर जाती है। उसके बाद फेफड़ा से हृदय में रक्त लाने वाली रक्तवाहिनी को पाल्मोनरी सीरा कहते हैं। पाल्मोनरी सीरा फेफड़ा से हृदय में रक्त को प्रवेश कराता है। और ये जो होता है ये शुद्ध रक्त होता है। हृदय से शरीर में रक्त लाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? तो धमनी कहते हैं। धमनी जो होती है वह हृदय से शरीर में रक्त को लाने का काम करती है और यह शुद्ध रक्त लेकर आती है। फिर से एक बार समझिएगा, जो सीरा होता है वह शरीर से हृदय की तरफ रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी होती है। सीरा जो होता है अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में प्रवेश कराता है। लेकिन अपवाद में हम देखेंगे ये जो सीरा है ये अशुद्ध रक्त को शरीर से हृदय में प्रवेश करा रहा है। लेकिन पाल्मोनरी सीरा जो होता है वह शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय तक लेकर आता है। उसी तरह हृदय से शरीर में शुद्ध रक्त लाने का कार्य कौन करता है? तो धमनी करती है। लेकिन पाल्मोनरी धमनी जो होती है वह हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त को ले जाने का काम करती है। रक्तदाब, मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 120/80 होता है। रक्तदाब मापने वाला यंत्र कौन सा है? मैनोमीटर। स्फिग्नोमैनोमीटर यंत्र से रक्तदाब मापा जाता है। और मनुष्य में जो रक्तदाब होता है 120/80 होता है। क्रीमेटोग्राफी
क्रीमेटोग्राफी के माध्यम से रक्त से नशीले पदार्थ को अलग किया जाता है। रक्त से नशीले पदार्थ को अलग किस तरह से किया जाता है? तो क्रीमेटोग्राफी से रक्त से नशीले पदार्थ को अलग किया जाता है। रक्त में अगर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाए तो उस कारण मधुमेह रोग हो जाता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा के बढ़ जाने से कौन सा रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग हो जाता है। रक्त से नशीले पदार्थ को अलग करने वाला यंत्र कौन सा है या किस प्रकार अलग किया जाता है? तो क्रीमेटोग्राफी से किया जाता है। मानव का रक्त दाब कितना होता है? तो 120/80 होता है रक्त। चलिए अगले पॉइंट पे बात करते हैं, रक्त का स्कंदन या रक्त का थक्का बनना। अब अगर सवाल पूछ दिया जाए कि रक्त स्कंदन में समय कितना लगता है, रक्त का थक्का बनने में समय कितना लगता है? तो 2 से 5 मिनट। 2 से 5 मिनट का समय जो है रक्त का थक्का बनने में लगता है। अब रक्त के थक्का की बात करेंगे, रक्त के स्कंदन की बात करेंगे, तो लगभग आप सबको पता होगा कि रक्त का स्कंदन बनने या रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है, तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन की बात करेंगे तो फाइब्रिनोजोन। फाइब्रिनोजोन प्रोटीन होती है। इसका निर्माण जो होता है इसका निर्माण यकृत से होता है। तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? फाइब्रिनोजोन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक एंजाइम कौन सी होती है? तो रक्त का थक्का बनाने में सहायक एंजाइम जो होती है थ्रोम्बिन होती है। थ्रोम्बिन एक एंजाइम होती है जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी होती है? तो पोटेशियम। रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है? पोटेशियम। लेकिन सवाल जो आता है सबसे ज़्यादा रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सी है? तो विटामिन के है। आप सबको कंफर्म रखिएगा कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन के। रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सी है? तो फाइब्रिनोजोन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक एंजाइम कौन सी है? तो थ्रोम्बिन है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक धातु कौन सी है? तो पोटेशियम। अगर पूछा जाए कि मानव रक्त का वास्तविक रंग कौन सा होता है? तो हल्का पीला। हल्का पीला होता है, लेकिन हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। तो मानव रक्त कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। अगर पूछा जाए कोकरेच के रक्त या खून का रंग कैसा होता है? तो कोकरेच या तेलचट्टा के खून का रंग जो होता है सफ़ेद होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वह नीला होता है। ऑक्टोपस के खून का रंग जो होता है वह नीला होता है। न्यू गिनिया यह भी एक गिरगिट की प्रजाति है और इसकी खासियत क्या है कि न्यू गिनिया के खून का रंग जो होता है हरा होता है। तो किसके खून का रंग हरा होता है? तो न्यू गिनिया किसकी प्रजाति है? तो गिरगिट की प्रजाति है। सी कुकुम्बर एक समुद्री जीव है। सी कुकुम्बर एक समुद्री जीव है। अगर बात किया जाए कि सी कुकुम्बर के खून का रंग कैसा होता है, तो इसके खून का रंग जो होता है पीला होता है। तो मानव रक्त का वास्तविक रंग कैसा होता है? तो हल्का पीला होता है। किसके खून का रंग नीला होता है? तो ऑक्टोपस। और किसके खून का रंग हरा होता है? तो न्यू गिनिया यह गिरगिट की प्रजाति है। सी कुकुम्बर के खून का रंग कैसा है? तो पीला है। अब कुछ और भी फैक्ट पर बात करते हैं। जैसे अगर सवाल पूछा जाए, क्योंकि पूछा गया सवाल है कि रक्त की वर्षा किस देश में होती है?
तो रक्त की वर्षा जो है इटली में होती है। रक्त की वर्षा किस देश में होती है? इटली में। उसके बाद लौह एवं रक्त की नीति, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन के द्वारा, गुलाम वंश का शासक था, लौह और रक्त की नीति उसने अपनाई थी। रक्त और तलवार की नीति, रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रक्त और तलवार की नीति अपनाई गई थी। इसके बाद ये भी पूछा जाता है कि रक्तहीन क्रांति, रक्तहीन क्रांति किस देश में हुआ था? तो रक्तहीन क्रांति जो है इंग्लैंड में हुआ था। यानी विज्ञान में आपको यहाँ भूगोल का क्वेश्चन होगा, रक्त की वर्षा कहाँ होती है? तो रक्त की वर्षा इटली में होती है। रक्तहीन क्रांति किस देश में हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। रक्त और तलवार की नीति किसने अपनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो बलबन ने। रक्त कल्याण, रक्त कल्याण जो है यह एक पुस्तक है और इस पुस्तक का लेखक कौन है? तो गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड रक्त कल्याण नामक पुस्तक का लेखक है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप कंफर्म करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा।